गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 8:17 हुए हैं और तारीख आप जानते हैं, दिस इज 13 जनवरी 2021। आज 13 जनवरी 2021 है और आप जानते हैं लोहड़ी का त्यौहार है आज। तो सभी लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। और जल्दी से मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का स्वागत है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पढ़ना शुरू किया था इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में हम सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला अध्याय पढ़ रहे थे, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। इसकी शुरुआत हमने बंगाल से की थी, अंग्रेजों के आगमन से की थी। और हमने जाना था कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, उन्होंने किस तरीके से कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने की शुरुआत की। लेकिन मुगलों का ही एक सूबा, मुगलों का ही एक प्रांत जो बंगाल हुआ करता था, और किस तरीके से फिर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हमने शुरू किया था कंपनी रूल पढ़ना या कंपनी के अधीन शासन, जिसमें सबसे पहला एक्ट या सबसे पहला अधिनियम विच वॉज 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हमने 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम कहा था। तो आप जानते हैं कि हमने वो एक्ट पढ़ लिया था और उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हमें पढ़ना है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडमेंट एक्ट, या जिसे हम संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं, 1781 का। तो आई होप कि कल की जो क्लास थी वो सारे के सारे लोगों ने अटेंड की होगी। जितने भी लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं भी की होगी लाइव, तो उन्होंने कल पूरे दिन में समय निकाल कर वो क्लास अटेंड कर ली होगी। तो चलिए लेट्स मूव फर्दर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी रूल के बारे में या कंपनी के अधीन शासन के बारे में। आप सब जानते हैं दिस इज इंडियन पॉलिटी क्लास। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। या भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। और हम सब जानते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में ही हम बात कर रहे थे अबाउट कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1857 तक का जो पीरियड है वही क्या रहेगा, कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन रहेगा। और उसके बाद 1857 में मुगल साम्राज्य का अंत होगा और औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। और फिर हम क्राउन रूल या क्राउन के अधीन शासन के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हमने सबसे पहले बात की थी किसके बारे में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में या 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के बारे में। और आप जानते हैं इसके तहत कई महत्वपूर्ण काम किए गए थे। अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगे या ट्रेड मोनोपोली देंगे, और हर 20-20 साल के बाद उसे रिन्यू किया जाएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वॉल्वमेंट दिखाई और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के 20 वर्ष के एकाधिकार प्रदान किए।
जो बंगाल का गवर्नर था उसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया और मद्रास और बंबई के गवर्नर भी उसी के अधीन कर दिए गए, इसीलिए उसे कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और आप जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स बना बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसके अलावा 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्बे बनाए गए। ये काम भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत हुआ था। और इसके अलावा हमने बात की कि सरकारी कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बिना लाइसेंस के व्यापार करना भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। और यही सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट काम थे जो हुए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी, जो भी त्रुटियां थी, उन्हीं को ओवरकम करते हुए, उन्हीं को खत्म करते हुए एक और एक्ट 1781 में पारित करके भेजा गया, जो कहलाता है, चलिए हेडिंग डालिए, लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या 1781 का अमेंडमेंट एक्ट इसको कहते हैं, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं संशोधनात्मक अधिनियम। सेवनटीन 1781 का 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम और मैंने कहा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की ही कमियों को खत्म करने के लिए, कमियों को ही दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में भेजा गया था। तो 1781 के एक्ट के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए थे, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम लिख लीजिए, द गवर्नमेंट ऑफ कैलकटा got the right to make laws for entire Bengal, Bihar and उड़ीसा। सबसे पहला काम तो क्या हुआ, The government of Calcutta got the right to make laws for entire Bengal, Bihar and उड़ीसा। लिखेंगे कलकत्ता की सरकार को, हिंदी में मैं बोल रहा हूं और यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली सुनकर लिख ही लेंगे। लिखेंगे कलकत्ता की सरकार को पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। अभी तक जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, उसकी सरकार को या उसके गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को केवल कलकत्ता के लिए ही नियम या विधि या कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन जब 1781 का अमेंडमेंट एक्ट भेजा गया या संशोधनात्मक अधिनियम भेजा गया, तो इसी के तहत कलकत्ता की सरकार को पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। सबसे पहला काम तो ये हुआ। इसके बाद दूसरा काम, द गवर्नमेंट ऑफ कैलकटा गॉट फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा महत्वपूर्ण काम यह हुआ, लिखेंगे कलकत्ता की सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता की सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है भाई, अभी तक ये नियम था कि यदि कलकत्ता की सरकार के द्वारा कलकत्ता की सरकार के द्वारा या गवर्नर जनरल या उसकी परिषद के द्वारा यदि कोई भी कानून बनाया जाता था, यदि कोई भी नियम बनाया जाता था, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय या उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजिस्टर कराना या पंजीकृत
कराना आवश्यक होता था, कंपलसरी होता था, मैंडेटरी होता था। लेकिन 1781 का जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तो कलकत्ता की सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा यदि कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं होगा। ये काम कर दिए गए दो इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम के तहत, जो आया था 1781 में। इसके बाद अगला एक्ट जो पारित करके भेजा गया, लिखेंगे इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1784 में पारित करके भेजा गया पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। इसके बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत जो मुख्य कार्य किए गए वो क्या क्या थे? सबसे पहला लिखेंगे द ट्रेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी was the trade and the administration from East India Company was separated। लिखेंगे हिंदी में कंपनी से व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक या अलग किया गया। द ट्रेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेपरेटेड। कंपनी से व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक या अलग किया गया। कहने का मतलब जो ट्रेड था या जो कंपनी का व्यापार था वो किसके अधीन रखा गया? अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के ही अंतर्गत रखा गया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग अलग किया गया था, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे जो व्यापारिक कार्य थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के अंतर्गत रखे गए। लेकिन ध्यान रखेंगे कंपनी का जो प्रशासन था उसके लिए ध्यान रखेंगे इंग्लैंड में एक बोर्ड बनाया गया जिसे
कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या जो नियंत्रक मंडल कहलाता था। कंपनी के व्यापारिक कार्य तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के ही अंतर्गत रखे गए, लेकिन ध्यान रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल या एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 6 मेंबर्स। ये 6 सदस्यों का ही एक बोर्ड था जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल या जिसे नियंत्रक मंडल कहा गया। तीसरा काम जो पिट्स इंडिया एक्ट के ही तहत किया गया, लिखेंगे द मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, द मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वर reduced from 4 to 3। लिखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी एक काउंसिल और उसकी एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स हुआ करते थे, 4 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। अगला काम जो पिट्स इंडिया एक्ट के ही तहत हुआ, लिखेंगे अ कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड फॉर the British officers of East India Company in India। A court was established in England for the British officers of Company in India। भारत में लिखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए या मामला दर्ज करने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई या इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कहने का मतलब यदि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर कंपनी के नियमों के खिलाफ कार्य करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा कहां पर चलाया जाएगा? इंग्लैंड में चलाया जाएगा, उसी कोर्ट में जिसे स्थापित किया गया एज पर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। और अगला महत्वपूर्ण काम क्या किया गया, लिखेंगे इट मेड
compulsory, it made compulsory to take permission from board of directors before declaring war and peace। लिखेंगे इसी अधिनियम के तहत युद्ध एवं शांति की घोषणा करने से पहले, इसी अधिनियम के तहत युद्ध एवं शांति की घोषणा करने से पहले निदेशक मंडल से अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया। यदि किसी भी भारतीय राजा या किसी भी भारतीय रियासत के किसी भी शासक के साथ अंग्रेजों की या कंपनी की कोई भी संधि होती है या उनके साथ कोई भी युद्ध होता है, तो इसके लिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुमति लेना क्या बनाया गया? अनिवार्य बनाया गया। कहने का मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो अपनी मर्जी से या अपनी मनमानी से किसी भी राजा पर अटैक नहीं कर सकती है और किसी के भी साथ संधि नहीं कर सकती है। इसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल से। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण काम थे जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुए। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे 1785 में 1785 में इसी के अगले साल वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और खुद को मिली हुई पावर्स का दुरुपयोग कर रहा था, गलत इस्तेमाल कर रहा था, और हम सब जानते हैं 1785 में उसने नंद कुमार नाम के व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर फांसी की सजा भी दिलवाई थी या फांसी पर भी चढ़वाया था। बस इन्हीं कारणों की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया गया ब्रिटेन। और हम सब जानते हैं एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इम्पीचमेंट लगाया गया या जिस पर महाभियोग लगाया गया वो कौन माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स माना जाता है। इम्पीचमेंट क्या होता है? महाभियोग क्या होता है? भाई आप जानते हैं यदि आज हम अपने भारतीय संविधान के तहत इम्पीचमेंट या महाभियोग के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट इज नोन एज इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित या उसके पद से हटा देने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं या महाभियोग कहते हैं। तो आज भी हमारे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया बनी हुई है कि यदि भारत का राष्ट्रपति कोई भी गैर संवैधानिक काम करता है या कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है या इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। तो ये आज भी क्या है? एप्लीकेबल है। लेकिन उस समय दैट वॉज मेड फॉर द गवर्नर जनरल्स और वॉरेन हेस्टिंग्स ही इकलौता गवर्नर जनरल था जिस पर इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, महाभियोग लगाया गया था। तो ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट काम थे जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुए। लेकिन अगला एक्ट, अगला अधिनियम जो पारित करके भेजा गया वो भेजा गया 1786 में और उसे भी हम 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। लेकिन ये क्यों भेजा? इसको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा दिया गया तो उसके बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि अब बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाएगा किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नाम सुना होगा आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुझाया गया और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने की बात की गई तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह शर्त रख दी कि यदि आप मुझे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल होने के साथ साथ
बंगाल में सारी की सारी सैन्य शक्तियां जो होंगी, जो मिलिट्री पावर्स होंगी, वो भी मेरे पास होंगी। कहने का मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो कार्यपालिका का अध्यक्ष या कार्यपालिका का तो प्रधान होगा ही, लेकिन साथ साथ वो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी भी होगा। कहने का मतलब सेना की शक्तियां भी सारी किसको चाहिए? लॉर्ड कॉर्नवालिस को चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई नियम अभी तक नहीं बना था। बस लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए ही ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक और एक्ट पारित किया गया, और आप जानते हैं कि इसी एक्ट को हम कहते हैं 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1786 का अधिनियम। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। सेवनटीन 1886 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम, इसके तहत दो महत्वपूर्ण काम हुए। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम लिखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल got the power to cancel the decisions taken by Governor General of Bengal got the power to cancel the decisions taken by his council. हिंदी में लिखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को अपने परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी गई। कहने का मतलब, यदि बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद, भाई जिसमें अब 3 सदस्य हैं, यदि वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, यदि वो कोई भी निर्णय लेते हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास पावर है कि वो चाहे तो उन्हें या उस डिसीजन को रद्द कर सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became the chief army officer in Bengal। हिंदी में लिखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल में प्रधान सेनापति भी बना दिया गया। बहुत ही बढ़िया। इन एक्ट्स को याद करने की कोई ट्रिक है? बेटे हर चीज ट्रिक से नहीं होती है। बचपन से लेकर आज तक तो ट्रिक से चल गई है ना। रटंत विद्या फलंत नहीं भाई, अटक गई गाड़ी तो फिर खिंचंत नहीं। ध्यान रखना, ये जो ट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना आप, ये बचपन से लेके आज तक आपने चला ली। क्योंकि करना क्या होता था, रात भर पढ़ाई करनी होती थी, जाकर सुबह एग्जाम देना होता था, और जब एग्जाम देकर वापस आते थे तो जितनी पढ़ाई करी होती थी वो सब बह चुका होता था दिमाग से, क्योंकि फिर इस रात को अब अगले पेपर की पढ़ाई करनी होती थी, है ना। तो ये उतने आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। स्कूल कॉलेज के लेवल तक ये चीजें आसान लगती थी, लेकिन यहाँ पर ठीक है, आपको मार्क्स लाकर किसी को दिखाने नहीं है, आपको तो किसी के सामने या किसी को सामने जाकर शो नहीं करना है, अपने आप को किसी और के सामने साबित नहीं करना है। अब वक्त अलग है, अब वक्त बदल चुका है। ध्यान रखिए, आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, आप कंपटीशन की लाइन में हैं। यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे, यदि चीजों को समझकर याद नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहां पर आपको किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को ही प्रूव करना है। भाई जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, है ना, तो कई बारी
अपनी ही शक्ल देखकर ऐसी फीलिंग आती है ना अंदर से कि लानत है, अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाया है। आती है ना फीलिंग, बिल्कुल आती होगी। तो अभी आपको जब आप शीशे में देखें तो केवल और केवल आपको अपने आप को ही साबित करना है कि हाँ, अब मैं इस कैपेबल हूं कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई मेरे भाई ट्रिक्स से नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। ट्रिक्स से याद करनी है चीजें तो इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में और बतेरे ऐसे टीचर्स हैं और बतेरे ऐसी जगहें हैं, सोर्सेज हैं जहां से आपको केवल और केवल ट्रिक से ही चीजें याद करवाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी ट्रिक पर बिलीव नहीं करता हूं। सारी की सारी चीजों को समझिए और फिर समझ के क्या कीजिए, उसको याद कीजिए, ठीक है। मैंने कब आपको ये एक्ट्स रटवाने की कोशिश की, मैं तो इनके आने का कारण भी आपको साथ साथ बता रहा हूं कि ये एक्ट क्यों आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? क्योंकि कंपनी पर नियंत्रण रखना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। और आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार अभी तक तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 1781 का एक्ट क्यों आया भाई? क्योंकि 1773 के एक्ट में जो कमियां त्रुटियां रह गई उसी को ठीक करने के लिए 1781 का एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया भाई? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए आया क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो अपने बढ़ी हुई पावर्स का या अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। कैसे कर रहा था? उसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे के साथ दोस्ती कर ली थी। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे भारत का प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश से दोस्ती कर ले। किसी पर भी झूठे आरोप लगाकर उसे सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया करता था और जो डिसीजन वो कहा करता था वही एलिजा इम्पे सुना दिया करता था। तुरंत पिट्स इंडिया एक्ट भेजा गया। व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य सारे के सारे क्या कर दिए गए? अलग कर दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया गया? कि यदि बंगाल के गवर्नर जनरल या उसके परिषद के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है या कोई भी प्रशासनिक सुधार किया जाता है तो उस पर कंट्रोल रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों को यह पावर थी कि वो चाहे तो बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा 1786 का एक्ट आया। भाई क्यों आया? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, ब्रिटिश सरकार चाहती थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तो इसी शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बनना चाहता था कि मुझे प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ सारी की सारी क्या चाहिए? सैन्य शक्ति भी चाहिए। कहने का मतलब सेना भी मेरे ही अंतर्गत रहेगी, मैं ही प्रधान सेनापति होऊंगा। इस वजह से भेजा गया 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई ट्रिक की आवश्यकता है, नहीं पड़ेगी ट्रिक की आवश्यकता, घबराइए मत। और वैसे भी यार कितनी ट्रिक्स बनाएंगे? अथाह सिलेबस है जीएस का, तो कोई अंत ही नहीं है, अनंत है जीएस तो आप खुद सोचिए कि आप कितने ट्रिक्स बनाएंगे। अगर ट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ट्रिक्स ही इतनी सारी हो जाएंगी कि फिर आप बोलेंगे कि सर ट्रिक्स को याद करने की क्या कोई ट्रिक है? फिर आप ये बोलेंगे कि सर ट्रिक्स को भी तो याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए। तो ट्रिक पर ट्रिक, ट्रिक पर ट्रिक, ठीक है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। तो ये जो ट्रिक्स व्रिक्स वाले मामले होते हैं ना, ठीक है, तो ये छोटे मोटे एग्जाम्स में चल जाते हैं। चपड़ासी वपड़ासी जो लेवल के एग्जाम होते हैं ना भाई, वहां पे चल जाते हैं ये ट्रिक्स व्रिक्स के जो मसले होते हैं, ठीक है। जब आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, एक अच्छे पदाधिकारी बनने की तैयारी करते हैं, तो ये सब चीजें नहीं चल पाती हैं। छोड़िए ट्रिक्स को, हमें ट्रिक्स की क्या जरूरत है, ठीक है। सारी की सारी चीजें हम दिल से और मन से याद करेंगे, समझ कर याद करेंगे तो सब मन में बस जाएगा, है ना। क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। भाई ये सारी की सारी घटनाएं हमारे देश में घटित हुई हैं, ये सारे के सारे काम हमारे देश में हुए हैं और हमारे देश में क्या हुआ है ये तो हमें एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। इसीलिए तो मैं इतिहास और पॉलिटी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में जानने का बहुत ज्यादा हमेशा शौक रहा है और हमेशा बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रही है कि भाई जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश में हमने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी है, तो हमें ये तो पता रहना चाहिए कि इस देश में हुआ क्या है आज तक। क्योंकि जब तक हमें अपने
पास्ट के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमें अपने इतिहास के बारे में नहीं पता होगा, तो आप खुद बताइए तो फिर हम फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करेंगे। फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए हमारे पास पास्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो पर्सनली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता हूं। यहाँ पर जितने भी जीएस के टीचर्स हैं, आप सब जानते हैं, उन्हें सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं जीएस के, ठीक है ना। लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरा पर्सनल फेवरेट हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो जैसा सब्जेक्ट मतलब दुनिया में ही कोई नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी मन में बढ़ती रहेगी, मजा आएगा पढ़ने में। हाँ बस, लेकिन ये है कि पढ़ने की अप्रोच सही होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं भाई, अगर मैं यहाँ पर टीचर हूं और अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाकर याद कराने की नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस सब्जेक्ट में मुझे आपके मन में, आपके दिमाग में इंटरेस्ट क्रिएट करना आना चाहिए। यदि मेरे पढ़ाने से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यदि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसमें क्यूरियस हैं, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो यही तो काम होता है एक टीचर का, टू मेक और टू क्रिएट अ इंटरेस्ट among द स्टूडेंट्स फॉर द सब्जेक्ट। ये काम होता है। यदि मैंने अपने सब्जेक्ट के साथ आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, यदि मैंने आप अपने सब्जेक्ट के लिए आपके मन में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहीं पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। क्योंकि जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट आ जाता है तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी इतनी होती है, उत्सुकता इतनी होती है कि हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खुद ब खुद सारी की सारी चीजें पढ़ डालते हैं। तो इसीलिए हमें ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, हम तो सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझ कर रहे हैं भाई, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 1786 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम तक। और अगली चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार कितने वर्ष के लिए प्रदान किए थे? 20 वर्ष के लिए प्रदान किए थे, 20 ईयर्स के लिए प्रदान किए थे। इसीलिए 20 वर्ष पूरे हुए, जो कब पूरे हुए? 1773 से लेके 1793 तक। तो जैसे ही 20 वर्ष पूरे हुए, तो हम सब जानते हैं 20 वर्ष पूरे होने के बाद तो बस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को बढ़ाने के लिए अगला एक्ट पारित करके भेजा गया, एक चार्टर, एक राजलेख भेजा गया, जिसे हम कहते हैं, लिखिए, 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद आया 1793 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 का चार्टर अधिनियम सबसे पहला महत्वपूर्ण काम जो इस एक्ट के तहत हुआ, लिखिए, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was extended for the trade monopoly of East India Company was extended for another 20 years. लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए। पहले 1773 से 1793 तक थे, अब 1793 से और 20 वर्ष के लिए क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए।
द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। सबसे पहला काम तो ये हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे, भाई मैंने अभी आपको बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया या नियंत्रक मंडल बनाया गया जिसमें 6 सदस्य होते थे। अभी तक उन सबके जो वेतन और भत्ते थे, उनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस थी, वो कहां से आ रही थी? वो लंदन से आ रही थी, वो ब्रिटेन से दी जा रही थी। लेकिन इसी अधिनियम के ये तहत ये डिसाइड किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं, अब उनके वेतन या अब उनकी सैलरीज इंडियन रेवेन्यू से दी जाएंगी या भारतीय राजस्व से दी जाएंगे। तो लिखेंगे द सैलरीज ऑफ members of board of control, the salaries of members of board of control was started paying from Indian revenue। लिखेंगे नियंत्रक मंडल या नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों के वेतन, नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई। नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई। ये काम भी हुआ 1793 के ही चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटन लॉज वॉज अप्लाइड। एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटन लॉज वॉज अप्लाइड। लिखेंगे लिखित कानूनों के तहत, लिखित कानूनों के तहत प्रशासन की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब अब जो भी प्रशासनिक कार्य कंपनी करेगी या अब कंपनी के द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाएगा वो होगा एज पर द रिटन लॉज, वो लिखित कानूनों के अनुसार होगा। और ये जो लिखित कानून होंगे, ये जो रिटन लॉज होंगे, इनकी व्याख्या या इन्हें एक्सप्लेन करने की जो पावर होगी या जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का कार्य ही क्या होता है कि जो लिखित विधियां होती हैं, जो लिखित कानून होते हैं, उनकी व्याख्या करने का काम और उनमें हुए मतभेदों को सुलझाने का काम ही किसका होता है? जुडिशरी का होता है या न्यायपालिका का होता है। तो लिखेंगे Supreme Court got the right to explain the written laws। लिखित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार, लिखित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। लिखित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1793 में 1793 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ाए गए थे। तो कहने का मतलब अगला चार्टर एक्ट कब आएगा? ठीक 20 साल के बाद आएगा। कोई ट्रिक नहीं है,
बस 1773 से लेके 20 साल के गैप के बाद क्या लाते रहिए, चार्टर लाते रहिए। तो अगला चार्टर कब आएगा? इसके बाद आया 1813 का, लिखिए चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर एक्ट या 1813 का चार्टर अधिनियम सबसे पहला काम इसके तहत हुआ एज पर दिस एक्ट, लिखेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज arrived India to spread Christianity। सबसे पहला काम इसके तहत हुआ, लिखेंगे 1813 में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, 1813 में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ये जो ईसाई मिशनरियां थी, ये ईसाइयों का वो ग्रुप था जिनका उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना और ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को उनका धर्म परिवर्तन करके क्या बनाना, ईसाई बनाना। तो 1813 में ही इन मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन मिली थी एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसीलिए भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण काम, लिखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, 1,00,000 rupees per annum, 1,00,000 rupees per annum was sanctioned for Indian जी, लिखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन 1,00,000 rupees पर एनम वॉज सैंक्शनड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। हिंदी में लिखेंगे भारत में भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए, भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए भारतीय राजस्व से सालाना 1,00,000 रुपए आवंटित किए गए। भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए सालाना 1,00,000 रुपए आवंटित किए गए, जो कहां से दिए जाएंगे, इंडियन रेवेन्यू से या भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण काम, लिखेंगे द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड। लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं
अभी तक तो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और कोई व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे, केवल 2 अधिकार, एक्सेप्ट 2 राइट्स, केवल 2 अधिकार ऐसे रहे जिन पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बना रहा। सबसे पहला था ट्रेड ऑफ टी या चाय का व्यापार, और दूसरा था ट्रेड विद चाइना या चीन के साथ व्यापार। केवल 2 व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास बने रहे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, इसीलिए ब्रिटिश नागरिकों को, ब्रिटिश व्यापारियों को, ब्रिटिश इंजीनियर्स को भारत में आकर भारत में ही बसने का अधिकार प्रदान किया गया और कहा गया कि अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी, कोई भी ब्रिटिश ट्रेडर भारत में आकर व्यापार कर सकता है। लेकिन व्यापार करने से पहले उसे परमिशन लेना अनिवार्य होगा। किससे? नियंत्रक मंडल से या बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। जो 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में बनाया गया या इंग्लैंड में बनाया गया। सर एक्सेप्ट या एक्सेप्ट, बेटे एक्सेप्ट का मतलब है कि 2 अधिकारों को छोड़कर, 2 अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। बस 2 व्यापारिक एकाधिकार थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बने रहे, एक चाय का व्यापार और एक चीन का व्यापार या चीन के साथ व्यापार। तो अब किसी भी ब्रिटिश व्यापारी या इंजीनियर को भारत में आकर यहां पर बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन यदि वो भारत में व्यापार करने के लिए आना चाहता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल से परमिशन लेना क्या होगा? अनिवार्य होगा। ये वो महत्वपूर्ण काम थे जो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुए। इसके बाद अगला लिखिए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस एक्ट के तहत हुआ, लिखेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was centralized. The administration of East India Company was centralized. लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। बाकी राइट्स को एबोलिश क्यों किया गया था बेटे? इसलिए किया गया था क्योंकि 1803 में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगलों को अपना पेंशनर बना लिया था
और अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि बहुत ही जल्द पूरे के पूरे भारत पर हमारा अधिकार होगा। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो कंपनी से व्यापार को धीरे धीरे कम कर रहे थे और प्रशासन को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। प्रशासन को मजबूत इसलिए कर रहे थे क्योंकि यदि प्रशासन मजबूत होगा, सेना मजबूत होगी, तो भारत पर कब्जा ही कर लिया जाएगा, और जब भारत पर कब्जा ही हमारा होगा तो फिर हमें व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है, फिर तो पूरा हिंदुस्तान ही हमारा होगा, सरकार भी हमारी होगी। इस वजह से व्यापार को कम किया जा रहा था और प्रशासन को बढ़ाया जा रहा था, प्रशासन को मजबूत बनाया जा रहा था। इस वजह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए थे कि भाई अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी आकर भारत में व्यापार कर सकता है, क्योंकि हमें तो केवल और केवल किससे मतलब है, प्रशासन मजबूत करने से मतलब है। दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। नेक्स्ट, 1833 तक भारत के ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर प्रांतों पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया, दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, और पावर्स बढ़ा दी गई बंगाल के गवर्नर जनरल की, जिसको अभी तक कहा जा रहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और हम जानते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला काम, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वॉज एबोलिस्ड। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन ध्यान रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ओवर इंडिया was extended for 20 years। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिए गए, लेकिन भारत पर कंपनी का नियंत्रण और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। In 1834 as per this act लिखेंगे, a law commission was made। 1834 में इसी अधिनियम के तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई, और ध्यान रखेंगे द चेयरमैन ऑफ दैट लॉ कमीशन, और इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकॉले को। लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया इस विधि आयोग का अध्यक्ष।
और ध्यान रखेंगे 1835 में जब आए मैकॉले मिनट्स, या जब आया मैकॉले स्मरणार्थ लेख, तो ध्यान रखेंगे इसी के तहत इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया। इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया। इसके अलावा स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट लॉ। लिखेंगे इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। दास प्रथा को विधि या कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम थे जो हुए 1833 के चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम के तहत। इसके ठीक 20 साल के बाद अगला चार्टर आएगा जिसे हम पढ़ेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के नाम से। चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी और यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल हम बात करेंगे फ्रॉम 1853 चार्टर एक्ट। उसके बाद 1857 में विद्रोह हो जाने के बाद हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।